हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आई होप मैं बीएसएससी के लिए जो भी वीडियोस डाल रही हूँ वो सारे के सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप उसको काफ़ी पसंद कर रहे होंगे। गाइस, अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए एंड शेयर भी कर दिया कीजिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ये जितने भी मैं पेजेस लेके आ रही हूँ ना स्पीडी बुक के, ये मेरा खुद का क्रिएशन नहीं है, ये मैंने स्पीडी बुक से लिया है। लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम में, ना सिर्फ बीएसएससी में, बाद बाकी और भी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में आपसे क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इसको बिल्कुल भी साइड नहीं करना है। इसको जो बीएसएससी का बुक है ना, जो स्पीडी की बुक है ना, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है वीडियोस बनाने के लिए। जिसमें मैंने क्या किया है कि वो 26 to 28 पेजेस जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो तो हमने कवर कर लिया है 3 पार्ट में। अब जो ये पेज है ये टोटल आई थिंक 20 to 19-20 पेज है, तो इसको 1-2 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। फिर यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके बनने हैं वो तो बनेंगे ही, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो बॉक्स वाली चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, तो वो हम एक और पार्ट लेके आएंगे, उसमें सारी चीज़ों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्पीडी बुक का प्रिपरेशन आपने कर लिया और यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में देख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमने जो पहले वीडियोस डाले हैं और इसका जो फर्स्ट पार्ट डाला है उसमें हमने अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत कंप्लीट कर लिया था। फिर आज हमें जो स्टार्ट करना है वो है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली 1-2 आपको देखा जाता है, और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको स्टैटिक पोर्शन से देखने को मिलता है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले है भारत में आर्यों का आगमन कभी हुआ था, तो 1500 ईस्वी पूर्व। अब हर एक जगह मुझे ईस्वी पूर्व और ईसा पूर्व बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डेट बोलूंगी, ईयर बोलूंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। महावीर का जन्म जो हुआ था ये 540 में हुआ था। महावीर का निर्वाण जो बोलते हैं वो 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो 483। महावीर का निर्वाण और गौतम बुद्ध के निर्वाण में आप देख लीजिए कि महावीर का निर्वाण जो हुआ था ये 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था 326 से लेके 325 ईस्वी पूर्व में, और अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त किया गया था 261 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन आपसे हाल फिलहाल में पूछा गया है। विक्रम संवत का आरंभ जो है ये 58 ईस्वी पूर्व हुआ था, और शक संवत का आरंभ जो है ये 78 ईस्वी पूर्व हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी पूर्व, और फाहियान की भारत यात्रा जो है ना ये 405 से 411 के बीच में हुई थी। हर्षवर्धन का शासनकाल जो है ये 606 से लेके 647 ईस्वी तक था। हेन सांग की भारत यात्रा के बारे में अगर बात करें तो ये जो है ये 630 ईस्वी पूर्व है। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ये तो कितनी बार पूछा गया है, किसने किया है ये भी पूछा गया है, तो 1025 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध देख लीजिए, तो 1191 में प्रथम और 1192 में द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी, और वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 में। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय एंड तृतीय, ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। तो 1526 में क्या है, फर्स्ट है, और 1556 में क्या है, सेकंड है। 1761 में क्या है, थर्ड पानीपत का युद्ध हुआ था। अकबर का राज्यारोहण मतलब राज्याभिषेक कभी हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में। एंड हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये 1576 में हुआ था, 20 साल के बाद। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना आपसे पूछी जाती है तो 1582 में, और प्लासी का युद्ध जो है ये 1757, और जो 1857 का युद्ध था उससे
पहले 1757 प्लासी का युद्ध आप याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध जो है ये 1764, काफी इंपॉर्टेंट है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 और बंगाल का प्रथम विभाजन 1905। ये पूरा का पूरा जो कॉलम है ना, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों का तीनों इसमें मिक्स किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशिएंट से, मिडिवल से एंड मॉडर्न से, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर रखे हैं। वो सारे के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, आप उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वहां से और वहां के एक्सप्लेनेशन से काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सेम टू सेम। फिर मैं कुछ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लूसेंट और जो क्राउन पब्लिकेशन की बुक है उन सबका एक साथ कंपाइलेशन मैं लेके आने वाली हूँ। जैसे एंशिएंट का अलग, मिडिवल का अलग एंड मॉडर्न का अलग वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जो पूरा का पूरा रिवीजन वीडियो रहेगा। हमने जो भी पढ़ा है या इनफैक्ट कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी उस वीडियो को देख के जाने के बाद आप हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है ये 1793 में, और बंगाल का प्रथम विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने जो प्रीवियस ईयर कंप्लीट किया है और 20 प्रैक्टिस सेट्स जो हमने कंप्लीट किए हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे गए हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी, कब हुई थी, हम सबने पढ़ रखा है। और मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 से 1918 तक चली थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1939 से 45 तक चली थी। और असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 से 22 तक। साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 तक। आप देख रहे होंगे कि सीक्वेंस वाइज सारी चीजें दी हुई है। ये जो चार्ट है ये आपको काफी हेल्प करेगा। इस टाइप के जो 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ईयर वाइज दिए रहते हैं और आपको छांटना होता है। तो सपोज आपको डेट नहीं भी पता है, मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि साइमन कमीशन का आगमन कभी हुआ, मई 1928, जून 1928, अप्रैल 1928 या फिर मई 1927। तो इस तरीके की चीजें आपसे दी रहती है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ईयर कौन सा है। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह जो है ये 1930 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था, और इस वक्त कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था वो भी हम कवर कर चुके हैं। और भारत पाक युद्ध जो है 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता जो है ये इसी के बाद 1966 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो है ये 1565 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1767 से लेके 69 के बीच में हुआ था। द्वितीय हुआ था 1780 से 84 में, और तृतीय हुआ था 1790 से 92 में। और लास्ट जो है फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 ईस्वी में हुआ था। फिर बात आती है कारगिल युद्ध की, तो ये 1999 में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1930 में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1931 में हुआ था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, बाद बाकी किसी में नहीं किया था। तो एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने किस किस में किया था, तो उन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, ये आप याद रखिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1932 में हुआ था, और क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। चीनी क्रांति जो है ये 1911 में, और फ्रांसीसी क्रांति जो है ये 1789 में हुआ था। रूसी क्रांति जो है ये 1917 में हुआ था। ये सारा का सारा तो हमने देख लिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम है
वो हम देखने वाले हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन, विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम जो है ये 1982 से 83 में आरंभ किया गया था और 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कभी हुई थी, तो ये 1942 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये याद रखना है। और भारत का प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली, जिसकी मारक क्षमता जो है ये 250 किलोमीटर है और बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। तो पृथ्वी क्या है, जमीन से जमीन बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण जो है ये 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर से अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। चांदीपुर के परीक्षण केंद्र से किया गया था। अग्नि, वही पृथ्वी की बात हो गई, अब अग्नि देख लेते हैं। अग्नि जमीन से जमीन और पृथ्वी भी जमीन से जमीन। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली है और जिसकी क्षमता 3500 किलोमीटर तक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि 1 का प्रथम सफल परीक्षण जो है ना ये 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल जो है ये कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला है। आप इससे याद कर सकते हैं क्या, अग्नि कहाँ जलेगा यार, जमीन पे जलेगा। पृथ्वी जमीन से जमीन और त्रिशूल हम ऐसे फेंकते हैं ना, उछालते हैं, हवा में उछालते हैं, तो फिर जमीन से हवा में मार करने वाली जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है, प्रक्षेपास्त्र मशीन है ये। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण जो है ये 5 जून 1989 को किया गया था। और फिर बात आ जाती है नाग की, तो एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है ये, जिसकी मारक क्षमता क्या है, तो ये है 4 किलोमीटर। तो ये सारा का सारा हमने देखा। फिर नाग का देख लीजिए कि प्रथम सफल परीक्षण जो है ये 24 नवंबर 1990 को किया गया था। और नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। दागो और भूल जाओ मतलब नाग क्या करता है, डसता है और चला जाता है, भूल जाता है। आकाश की बात करें तो ये जमीन से हवा, जमीन से ऊपर हट जाइए तो जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता जो है ये 25 किलोमीटर है और बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है ये। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण क्या है, ये 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। और फिर बात आती है अस्त्र की, तो भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला, हम लोग रामायण महाभारत में देखते थे ना, वो तीर धनुष वाला जो युद्ध होता था जिसमें अस्त्र छोड़ते हैं, तो वो कहा जाता है ऊपर उठा के हवा में ही छोड़ते और हवा से हवा ध्वस्त हो गया। तो लाइक उस तरीके से आप कुछ भी अपने दिमाग में क्रिएट करके इन चीजों को याद कर सकते हैं। कैसे याद करते हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, याद करना इम्पोर्टेंट है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है और जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। तेजस जो है ये स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है और प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन सा है, तो लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीकी से बना निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विभाग है। और ब्रह्मोस जो है ये अति स्वन क्रूज प्रक्षेपास्त्र जो है इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। तो ये 4th पेज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पेज है जिसमें हम देखने वाले हैं
भौगोलिक उपनाम भारत का भी और वर्ल्ड में भी जो है वो उसका भी हम इसमें रिवाइज करने वाले हैं। सेकंड हमारा रहने वाला है भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। इंडिया में सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है और जो सबसे लंबा है। विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसको कंप्लीट करने के बाद हम भारत में और इसके कंपैरिजन में विश्व में हम देख लेंगे। तो सबसे पहला है स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि गोल्डन मंदिर जो है, गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर। पोप का शहर कहा जाता है रोम को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। वहीं पे बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। हाईटेक सिटी की बात करो तो हैदराबाद है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, कश्मीर को। और कश्मीर को ही कहा जाता है धरती का स्वर्ग भी। अहमदाबाद जाना जाता है भारत के मैनचेस्टर के नाम पे। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर वहीं किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। श्वेत नगर जिसको बोलते हैं ये है बेलग्रेड। और चीन का शोक जो है ये वांगो नदी है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है ये नॉर्वे है। और यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। उगते सूरज का देश जो है जापान है। और हजारों झीलों की भूमि जो है ये कौन सी है, ये फिनलैंड है। नील का उपहार और वरदान भी कहा जाता है इसको मिस्र को। डूबते सूरज का देश जो है वो कौन सा है, ये है ब्रिटेन। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। और विश्व का चीनी का कटोरा जो है ये क्यूबा को कहा जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। और जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जयपुर तक हमने देख लिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है गुलाबों का शहर। गुलाबी शहर नहीं, गुलाबी शहर तो जयपुर हो गया। गुलाबों का शहर किसको कहा जाता है, तो ये चंडीगढ़ को कहा जाता है। और भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है, तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और ब्राजील सांपों के देश के नाम से जाना जाता है। कोचीन पूर्व का वेनिस है। और जो इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है वो है बैंगलोर। पिरामिड का देश कहा जाता है मिस्र को। और अंडों की टोकरी, चीनी की टोकरी हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। सोया प्रदेश किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। और कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट। और भारत का मसालों का बगीचा जो है ये क्या है, ये केरल है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। और इस्पात नगरी काफी इम्पोर्टेंट है जमशेदपुर। ऑस्ट्रेलिया जो है इसको लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज भी कहा जाता है। और भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर को। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। स्वर्णिम पगोड़ा का देश कौन सा है, तो ये है म्यांमार। और क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है किसको, पुणे को। फलों की डलिया जो है ये हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और बैंगलोर को कहा जाता है भारत का बगीचा। तो फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश और भारत का बगीचा बैंगलोर को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियां हम सबको पता है। पवित्र भूमि जेरूसलम। मोतियों का द्वीप बहरीन। और मरकत एमराल्ड द्वीप जो है ये आयरलैंड। और आंसुओं का द्वार जो है ये बाब ए मंडप जो है उसको कहा जाता है आंसुओं का द्वार। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और एशिया का मरीज कहा जाता है किसको, चीन को। अंधा महादेश या अंध महादेश कहा जाता है अफ्रीका को। और एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है वेनिस जो कि इटली में है। हजार हाथियों की भूमि लाओस, कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो अब हम देखने वाले हैं इंडिया में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा क्या है। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्या है इंडिया में एंड वर्ल्ड में, वो हम देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले इंडिया का कंप्लीट कर लेते हैं। बड़ा राज्य जिस क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है राजस्थान, वही जनसंख्या में बड़ा है यूपी। छोटा राज्य है क्षेत्रफल में गोवा, वही छोटा राज्य जो है जनसंख्या में वो है सिक्किम। बड़ा जिला क्षेत्रफल में है कच्छ गुजरात, वही छोटा जिला क्षेत्रफल में है माहे पुडुचेरी। ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्ट्रिन। सबसे लंबी नदी है गंगा, सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। और दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी है तो यमुना। बड़ी झील जो है ये वूलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ताजे मीठे जल की बड़ी झील वूलर झील ही है। खारे लवणीय जल की बड़ी झील चिल्का झील है, और सबसे ऊंची झील जो है ये चुलामू है जो कि सिक्किम में है। बड़ी कृत्रिम झील जो है ये कौन सी है, तो कृत्रिम झील जो है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है। और लंबा समुद्र तट जो है ये मरीना बीच का है जो कि चेन्नई में है। लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है ये क्या है, ये गोवा। लंबी तटरेखा प्रायद्वीप राज्य आंध्र प्रदेश है। और ऊंचा बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध है। ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है। लंबा बांध जो है ये हीराकुंड है जो कि महानदी पर है। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर बात करें तो NH7 है जो कि 2369 किलोमीटर का है। और छोटा राष्ट्रीय मार्ग जो है ये 47A है, मात्र 6 किलोमीटर का। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। और बड़ा रेगिस्तान जो है ये थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान के समीप है, राजस्थान में है। बड़ा डेल्टा जो है ये सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। और लंबा ये थार रेगिस्तान राजस्थान के साथ साथ किसको कनेक्ट करता है, किससे कनेक्टेड है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि इसका टेम्परेचर कितना रहता है, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है, तो ये भी आप मुझे बताइए। लंबा नदी पुल जो है ये महात्मा गांधी सेतु पुल है पटना का। और बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा का। लंबी सड़क सुरंग जो है ये जवाहर सुरंग है जम्मू कश्मीर। और लंबी रेल सुरंग जो है ये पीर पांजाल जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये मुंबई का बंदरगाह है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न है। और सबसे बड़ा सैनिक सम्मान जो है ये परमवीर चक्र है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो हमने देखा है सबसे लंबी सड़क सुरंग ये जवाहर सुरंग है या अटल टनल है। अटल टनल क्या है ये आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो भारत रत्न है। और सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। ऊंचा जलप्रपात जोग जिसको गरसोप्पा भी कहते हैं जो कि कर्नाटक में है। लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में। ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है जो कि आगरा में है। बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में। गहरी नदी घाटी जो है ये भागीरथी एवं अलकनंदा की है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मनसिमराम मेघालय में। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि ड्राई एरिया कौन सा है, तो लेह है, राइट, लेह जम्मू कश्मीर। फिर ऊंची मीनार जो है ये कुतुब मीनार है नई दिल्ली। और बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर। बड़ा मस्जिद कहाँ है, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। और बड़ा कॉरिडोर जो है ये रामेश्वरम कॉरिडोर है, रामेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल है जो कि गोवा का है। और बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। बड़ा पशु मेला जो है ये सोनपुर का मेला है जो कि बिहार में लगता है। और ऊंची मूर्ति जो है वो है गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि कर्नाटक में है। सबसे बड़ा द्वीप है तो मध्य अंडमान में। और बड़ा नदी द्वीप सबसे बड़ा कहाँ का है, तो ये है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी आसाम। छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी आसाम। तो बड़ा भी और छोटा भी कहाँ, ब्रह्मपुत्र आसाम। बड़ा कौन सा, माजुली, और छोटा कौन सा, उमानंदा। सबसे बड़ा आवास जो है वो राष्ट्रपति भवन है। और सबसे बड़ा किला जो है ये लाल किला दिल्ली है।
नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में आती है। चौड़ी नदी अमेजन जो कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। सबसे छोटी नदी विश्व की है तो डी नाम से ही आप याद रख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। सबसे लंबी सहायक नदी जो है ये मेडिरा नदी है अमेजन की। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है तो कनाडा की। सबसे व्यस्त नदी राइन नदी जर्मनी। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस। और सबसे गहरी झील जो है ये बैकाल झील है जो कि साइबेरिया रूस में है। सबसे मीठे ताजे जल की झील जो है ये सुपीरियर झील है। और बड़ी खारे जल की झील जो है ये कैस्पियन सागर रूस। झील के अंदर झील तो मेनीटू जो कि कनाडा में है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो कि टीटीकाका है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु झील जो है मृत सागर। राइट, अब इसको आप याद करने का तरीका देख लीजिए। मैं तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे पकड़ती हूँ कि पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील सागर। तो सबसे निचला मतलब आप चले जाइए पाताल लोक। तो पाताल लोक में कौन रहते हैं, मृत लोग रहते हैं, भूत लोग रहते हैं, तो मृत सागर। अब ऐसा नहीं है कि रहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो क्या है टीटीकाका। कहते हैं ना एकदम जाके ऊंचे पे बैठ जाओ, एकदम टीके पे बैठ जाओ, तो वो हो गया आपका टीटीकाका। झील के अंदर झील तो बहुत सारे झील, तो मेनी झील मेनीटू झील कहाँ कनाडा में। सबसे बड़ी खारे जल की झील तो खारा झील क्या होता है, खारा पानी क्या लगता है, थोड़ा कसैलापन लगता है उसमें, तो क्या बोलेंगे कैस्पियन सागर। तो इस तरीके से आप थोड़ा रिलेट करके याद रखेंगे ना गाइस तो चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि याद करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ेंगे और याद करेंगे तो नहीं होगा, कुछ शॉर्टकट ट्रिक आपको बनाना पड़ेगा। महासागर में सबसे निचला बिंदु जो है ये कौन सा है, मारियाना ट्रेंच। मतलब सबसे नीचे गए तो मर ही गए, मतलब मारियाना ट्रेंच। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर है। शांत है तो क्या है, सबसे गहरा है ना। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। और सबसे विशाल उपसागर है हडसन उपसागर। सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। और बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में है वो है रूस यूरोपीय महाद्वीप। छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है तो ये है वेटिकन सिटी। और बड़ा देश जनसंख्या में है तो ये है कौन सा, चीन। एशिया का जो सबसे जनसंख्या है ये आपका चीन में है। और छोटा देश कौन सा है तो ये है वेटिकन सिटी। अभी की बात की जाए तो चीन का जनसंख्या काफ़ी कम हो गया है, तो 2 चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पे लेकर आई गई है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है तो कनाडा। और सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है तो जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है तो 13 देशों से जिसकी सीमा लगती है तो चाइना की लगती है। और बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड मतलब सबसे बड़ा द्वीप है। तो आर्कटिक महासागर में अब सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए तो ग्रीनरी होना चाहिए। तो सबसे बड़ा द्वीप हो गया ग्रीनलैंड जो कि आर्कटिक महासागर में है। सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए कि पूरे एशिया इंडिया सबका इंडोनेशिया तो सबसे बड़ा द्वीप समूह। सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है तो अरब प्रायद्वीप है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में है। सबसे छोटा नदी द्वीप जो है ये उमानंदा, हमने ऑलरेडी भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रखा है, जो कि ब्रह्मपुत्र में आसाम में है। और सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये सुंदरवन भारत में। सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की जो है ये तजाकिस्तान में है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है, सबसे ऊंचा बांध जो हमने देख लिया, और सबसे ऊंचा शिखर जो है ये माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल की है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया।
फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ये ग्वायरा है एल्टो पराना नदी पर। और चौड़ा जलप्रपात की बात करो तो ये खून जलप्रपात है लाओस में। इंजिल वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है और सबसे लंबा जल डमरू मध्य जो है ये तातास्की में है, तातास्की। और सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य जो है ये किस में है, डेविस में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ये गोबी रेगिस्तान जो कि मंगोलिया में। सबसे बड़ा लंबा नहर स्वेज नहर है और सबसे व्यस्त नहर जो है ये कील नहर है। सबसे व्यस्त नदी नहीं, नहर जो कि कील नहर है। बड़ी रेल सुरंग जो है ये सिकन रेल सुरंग है जापान की। और बड़ी सड़क सुरंग जो है ये सेंट गोथाई स्विट्जरलैंड की। बड़ा हवाई अड्डा खालिद रियाद सऊदी अरब। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार जो कि तिब्बत में है। और सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई की। विशाल मंदिर की बात करें तो ये अंकोर वाट कंबोडिया मंदिर जो है ये विशाल मंदिर है। गाइस यहाँ पर आप एक करेक्शन करेंगे कि अभी तक अगर आपसे पूछा जाता था कि सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है ये कौन सा है तो आपने पढ़ा होगा। और या फिर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सिकन रेल सुरंग जापान है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी रेल सुरंग है ना वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है ये स्विट्जरलैंड की है, गोटहार्ड रेल सुरंग। गोटहार्ड रेल सुरंग, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, गोटहार्ड रेल सुरंग जो कि कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में है। ओके, नेक्स्ट पेज हम देख लेते हैं। ये है पर्यावरण पुरस्कार सम्मान और मानव शरीर से रिलेटेड। अब यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से भी। मैं हर एक पेज के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। आप सबने एग्जाम दिया है और आप सबने पढ़ा है, आप सिलेबस जानते हैं, तो आपको पता है कि ये सारे पॉइंट्स और ये सारे पेजेस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण जो है ना वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है वायुमंडल। और वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है बार। और वायु है गैसों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है तो आर्गन है। और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी, राइट। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कहलाती है बहिर्मंडल। और क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। ये सब हम ज्योग्राफी में कंप्लीट कर लेंगे। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। तो 165 मीटर पर क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप घट जाता है। मौसमी घटनाएं घटती हैं किसमें तो क्षोभ मंडल में। और उल्का से संबंधित घटनाएं तो मध्य मंडल में। वायुयान उड़ते हैं किसमें, समताप मंडल में। और ये रेडियो या संचार संबंधित है आयान मंडल से। अब यहीं से आपकी एक क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है तो CO2, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको आप कहते हैं CH4 और NO2। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है क्या तो आर्द्रता। और वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र क्या है तो हाइड्रोमीटर नहीं। भूमंडल के कितने भाग पर जल है तो 71% पर। और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है ये 0 से 4% है। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है तो ये क्या है सूर्य है।
ऑब्वियसली, और सौर्य विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है वनली और वनली 51% भाग। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में, अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। पछुआ हवाओं के कारण होती है, किसके कारण होती है? तो ये चक्रवाती वर्षा के कारण होती है, नहीं, पछुआ हवाओं के कारण चक्रवाती वर्षा होती है और न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा और फेरल का नियम संबंधित है किससे? तो ये है पवनों की दिशा से। महासागरों की औसत गहराई क्या है? तो 4000 मीटर। और समुद्री जल की औसत लवणता क्या है? तो ये 35%। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता जो है ये वान झील है जो कि तुर्की में है, जहाँ पे 330% है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2.5% है। ग्रेनाइट, डोलोराइट और बॉक्साइट, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बॉक्साइट, बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टाने हैं, बॉक्साइट नहीं, बेसाल्ट। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट जो है ये क्या है? आग्नेय चट्टाने हैं। शैल, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट और कोयला जो है ये अवसादी चट्टाने हैं, सेडिमेंट्री रॉक हैं। नाइस, स्लेट और संगमरमर जो है ये किस टाइप की चट्टाने हैं? तो ये रूपांतरित या कार्यांतरित चट्टाने हैं। पृथ्वी को के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो है ये उत्तरदायी है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? ओजोन परत, राइट। ओजोन गैस, ओजोन परत जो है यहीं पे ओजोन गैस भी होता है। ओजोन, यहाँ पे ओजोन परत मापने की इकाई पूछी गई है तो है डॉब्सन। और ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो है ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, और मानसून सबसे पहले आता है तो कहाँ? केरल में। लगभग 1 जून तक आ जाता है। जून में प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून में आ जाता है। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तो तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है जो कि लौटती हुई मानसून के कारण होती है। तो ये हमने देख लिया पर्यावरण से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है वो कौन सा है? तो ये ऑब्वियसली भारत रत्न है। और भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ जो है ये 1954 से ही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, और सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी भारत रत्न से ये थी इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे ये लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि 1966 में इनको दिया गया। और भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में दिया गया क्या? भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये पाकिस्तान के हैं। 1987 में इनको दिया गया। मदर टेरेसा को भारत रत्न कभी दिया गया? तो 1980 में दिया गया। आपसे ना यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम दे दिया जाएगा और इसमें से कोई एक नाम ऐसा रहेगा जिसको भारत रत्न नहीं मिला है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, आप उसको एलिमिनेट कीजिए जिसको भारत रत्न अवार्ड अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। या फिर दूसरा बन सकता है कि किसको किसको मरणोपरांत मिला है, आप एलिमिनेट कीजिए। मदर टेरेसा हमने देख लिया। बुकर पुरस्कार अब जो देखने वाले हैं हम, तो बुकर पुरस्कार जो है ये है, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। जीतने वाली प्रथम महिला जो है भारतीय वो थी अरुंधति राय 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से, और मैग्सेसे पुरस्कार वही संबंधित किस चीज से है, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये एशिया का नोबेल कहा जाता है इसको, और मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रीय रैमन मैग्सेसे के नाम पर, जो कि 1958 से
स्टार्ट हुआ था और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले सबसे प्रथम भारतीय व्यक्ति जो है ये आचार्य विनोबा भावे हैं 1958 में जिनको मिला था। और किरण बेदी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो भटनागर पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग थे एक अमेरिका के ये थे और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से ही हो गई थी। बोलते क्रम में, बोलने के टाइम में थोड़ा बहुत वर्ड्स मिस्टेक हो जाते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाता है, तो मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि आप उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू 30 मिनट और 1 आवर बोलने के बाद कहीं ना कहीं वो स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता है। नॉर्मन बोरलॉग थे कौन? तो अमेरिका के थे और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1973 से ही। बोरलॉग पुरस्कार जो है वो प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी जो कि कोरोमंडल इंटरनेशनल है, और बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र जो है कृषि है। बोरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये मिलता है कृषि क्षेत्र में। से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो है ये कौन थी? तो ये थी डॉक्टर अमृता पटेल। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार जो है ये कौन सा है? तो ये है ग्रैमी अवार्ड। तो यहाँ हमने देख लिया कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार है। तो बोरलॉग पुरस्कार जो है इसके बारे में आप देख लीजिए कि ये पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये वैज्ञानिकों को भी दिया जाता है, उनके अनुसंधान के लिए कृषि क्षेत्र में भी दिया जाता है और पर्यावरण क्षेत्र में भी योगदान के लिए दिया जाता है। तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, सिर्फ कृषि क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। और कृषि क्षेत्र में सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो थी वो इस पुरस्कार से, इस अवार्ड से, वो थी अमृता पटेल। ग्रैमी पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1958 में और पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रवि शंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में और उसकी स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप, राइट, कुरूप थे। और कालिदास थे, कालिदास क्या थे? ज्ञानी थे, तो ज्ञानी से ज्ञानपीठ आप ऐसे याद कर सकते हैं 1965। ऐसे ही रिलेट करके चीज़ों को याद कर लिया कीजिए फ्रेंड्स, चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी। मतलब आप आशा मत छोड़ो, आप भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ये स्टेटमेंट किसके लिए है? तो महिलाओं के लिए है और आशा नाम भी महिलाओं का है, ऐसे रिलेट करके हमने इसको याद कर लिया 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है संस्थापक कौन थे? बीजू पटनायक। दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से ही, राइट। अब देख लेते हैं हम मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कभी हुई थी? 1952 से। वही मिस वर्ल्ड की बात करें तो 1951 से। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड जो थी ये सबसे पहली थी रीटा फारिया और ये 1966 में। और सुष्मिता सेन जो है ये कभी इनको मिला था? तो 1994 में क्या मिला था? मिस यूनिवर्स का खिताब। तानसेन सम्मान जो है ये शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किसको दिया गया? प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा था? तो ये एमपी था 1980 से। और पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री जो थी ये कौन सी थी? नरगिस दत्त, ठीक है। और संसद बनने वाली भी जो प्रथम अभिनेत्री थी वो आई थिंक नरगिस दत्त ही थी और 1958 में। व्यास सम्मान जिसकी शुरुआत 1991 से की गई है, जिसके प्रदानकर्ता कौन थे? तो के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित के बिरला फाउंडेशन है और इससे सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन से हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा।
ये हमने पुरस्कार देख लिया, पर्यावरण देख लिया। अब हम देखने वाले हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। गाइस जस्ट मुझे 1 मिनट का ब्रेक दे दो यार, मैं पानी पी लूँ क्योंकि बोलते बोलते गला सूख रहा है। जस्ट अ मिनट। यस, मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं, टोटल बोन्स कितने होते हैं, तो नंबर कितने हैं 8। मनुष्य का हृदय जो धड़कता है नॉर्मली 72 बार धड़कता है पर मिनट, और स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 16 से 18 बार। वही ह्यूमन ब्रेन का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरे शॉर्ट्स में कि जो बॉयज का ब्रेन होता है ना इन कंपैरिजन टू गर्ल्स थोड़ा सा बड़ा होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये जांघ की हड्डी जो कि फीमर बोलते हैं, और सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस जो मध्य कर्ण में है, राइट। और सबसे मजबूत हड्डी जो है ये जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है ये कौन सा है, ये एनामिल है। और मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है ये क्या कहला जाता है, तो ये कैलोलॉजी कहलाता है। और सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है ये क्या होता है 120/80 मिलीमीटर, राइट। ये होता है मनुष्य का रक्तचाप। तो शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड होता है। सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है ये 65 से 80% यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कभी कभी तो 70% भाग जो होता है ना ये आपको ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है, तो ये 7% होता है। और मनुष्य में जो ब्लड होता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, तो 5 to 6 लीटर होती है, जिसका पीएच मान होता है 7.4। सारे के सारे पीएच वैल्यूज हमने कवर कर रखे हैं। 3-4 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख लेंगे, वहां से 1 मार्क से क्वेश्चंस डन। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस हमने यहाँ पे डाल रखे हैं जो कि 3-4 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन हर एक वीडियो से आपके 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस बन जाते हैं। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, जिसको वृक्क भी कहते हैं। और लाल रक्त कण का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो है रेड ब्लड सेल्स का तो WBC का इट्स RBC का तो वो 20 to 120 डेज होता है। वही व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 दिन का ही होता है। व्हाइट WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, राइट। और लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ये दोनों डिफरेंस आप याद रखेंगे। श्वेत कण को कहा जाता है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। फ्रेंड्स ये दिवाली का टाइम है और दिवाली के टाइम में बच्चे नीचे काफ़ी शोर करते हैं, फटाका वगैरह की आवाज़ आती रहती है, तो वो जो क्रैकर्स की आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आ रही होगी उसको आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा और फोकस कीजिएगा जो हम वीडियो बना रहे हैं और जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसके ऊपर। सर्वदाता रक्त समूह जो है ये यूनिवर्सल डोनर ओ है जो सबको दे सकता है, और सर्वग्राही रक्त समूह जो है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है जो कि सबसे ले सकता है। कौन है, तो ये है AB। ब्लड बैंक कहा जाता है किसको, स्प्लेन को, प्लीहा को। भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है हमारे माउथ से ही और पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है छोटी आंत में। पित्त, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि साइज में छोटी आंत बड़ी होती है या बड़ी आंत बड़ी होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि ये सारी चीजें हमने साइंस वाले ऑब्जेक्टिव पार्ट में कंप्लीट कर रखा है।
पित्त जिसको बाइल कहते हैं स्रावित होता है यकृत से। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है, तो यकृत ही है, लीवर ही है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये स्किन है, त्वचा है। और सबसे छोटी ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये कहाँ है, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। और मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206 और बच्चों में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या होती है 300 के आसपास। और मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन है। और लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर, ना कि फीमेल के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। और शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 23 पेयर 46, राइट। मनुष्य में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ये तंत्र है, नर्वस सिस्टम है। और RH फैक्टर के खोजकर्ता जो है ये लैंड स्टीनर एवं वीनर है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। और शरीर में हर रोज यूरिन का फॉर्मेशन जो है ना वो कम से कम 1 लीटर से 1.5 लीटर के बीच में होता है। ये आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जो हमारा यूरिन होता है वो स्मेल क्यों करता है, क्या उसमें है जिसकी वजह से वो यूरिन स्मेल करता है, तो यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है ना उसकी वजह से यूरिन स्मेल करता है। मानव मूत्र जिसका अम्लीय पीएच मान क्या है, 6 है। ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ, लीवर में। और विटामिन ए से याद आया कौन कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है और कौन कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो जो भी बी कॉम्प्लेक्स है और साथ में प्लस सी, ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है। और इसके बाद सबके सब फैट सॉल्युबल है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। शरीर का तापमान जो है सामान्य वो क्या होता है, तो यहाँ पे तीनों याद रखिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। और शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो ये होता है प्रोटीन से। यही रीजन है कि आप जब बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं जिम में तो वहां आपको प्रोटीन शेक लेने को बोला जाता है, या फिर प्रोटीन युक्त जो आपके सोर्सेज हैं प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो आपको इंटेक करने के लिए कहा जाता है। ब्रेन का बड़ा भाग जो है वो सेरेब्रम कहलाता है। और दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व जो है ये कैल्शियम एवं फास्फोरस है। तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे शेयर किए हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस पीडी बुक के आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल जो ये 20 पेज है पहले उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। यहाँ से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ये तिरंगा है। ये तो सबको पता है, ये कुछ नया नहीं है, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2। लंबाई कितना है 3, चौड़ाई कितना है तो 2। अब यहाँ पे दूसरा आपको देखना है कि तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं, ये भी पता है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, नोटेबल फैक्ट है ये। और ध्वज का प्रारूप जो है ये संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। मैंने एक पॉलिटी का मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, उसमें ये सारी चीजें पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऑलरेडी 10 वीडियोस हैं, लेकिन ये पूरा प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स है जो कि 2-3 बुक्स को लेके कंपाइल करके मैंने आप सबके लिए प्रिपेयर किया है। आप इसको जरूर देख के जाइएगा। इट विल टेक आई थिंक 2:30 to 3 hours ओनली। एंड यहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं पॉलिटी के किसी भी एग्जाम में। आम लोगों को इसे सम्मान
सम्मान सहित फहराने की अनुमति जो है किसको, तिरंगा को 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। पहले क्या था, तिरंगा को शाम होते ही उतार लिया जाता था, लेकिन आप अब हमेशा फहराए रख सकते हो, ये भी अब पारित हो चुका है। भारत के झंडा गीत जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा है, इसकी रचना श्री श्यामा लाल गुप्त पार्षद ने की थी और शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक हेडिंग दे के ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। ट्रस्ट में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पूछा ही जाएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो है ये चैत्र से स्टार्ट होता है और अंतिम कहाँ होता है, लास्ट कहाँ होता है, ये फागुन में होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो ये है अशोक चक्र, जो कि सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया और राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते जो है ये लिया कहाँ से गया है, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है, राइट। फिर है राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है और दिखते कितने हैं, तो 3 ही दिखता है। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला, रविंद्रनाथ जनगण मन लिखा किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अपनाया कभी गया तो 24 जनवरी 1950 को। और भारत का राष्ट्रगान जो है वो कौन सा है, तो जनगण मन है। और ये सारी चीजें यहाँ पे हमने आपको देख लिया। फिर है राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से याद आया। आईएनसी का सारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सारा अधिवेशन किसमें क्या हुआ था, किसने पार्टिसिपेट किया था, क्या चेंजेस आए थे, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सारी की सारी चीजें हमने कंप्लीट कर रखी हैं। 12 से 15 मिनट की वीडियो है, 2 मार्क्स कंफर्म, वो वीडियो आप जरूर देख लेंगे। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर है 1919 में मॉर्निंग जो सॉन्ग ऑफ इंडिया था के नाम से अंग्रेजी अनुवाद भी किया था इसका, किसका, भारत भाग्य विधाता का, राइट, राष्ट्रगान का। फिर नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं और बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जैन 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और ये सारी चीजें हमने कब, कहाँ, किसने दिया, वो सब चीजें हमने देख ली। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन जो है ना 1882 में ही हो गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। तो ये भी कितनी बार आपसे पूछा जाता है कि ये इसका पहला जो है ये कभी प्रकाशन हुआ था, तो आनंद मठ में हुआ था। और राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, उसमें गाया गया था। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। तो राष्ट्रीय गीत जो है हमारा, उसकी धुन किसने बनाई है और प्रथम गायक कौन थे, ये हमने देख लिया। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद श्री अरविंद घोष तथा उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगता है और 52 सेकेंड किस में लगता है, राष्ट्रीय गान गाने में, राइट। राष्ट्रीय गीत में कितना, 65 सेकेंड। और संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो है ना ये जनगण मन से होता है, लेकिन एंड जो होता है ये वंदे मातरम से होता है। ये हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है
और उसको क्या, उसका जो लैटिन नाम बोल दीजिए, वो नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन बोल सकते हैं, राइट। फिर राष्ट्रीय पक्षी जो है ये पावो क्रिस्टेटस जो है, ये है आपको राष्ट्रीय पक्षी। ये भी हमने साइंटिफिक नेम्स जो है ये हमने कवर कर रखा है एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में। राष्ट्रीय पशु बाघ को क्या कहते हैं, यहाँ पे भी आप शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि फेरा से आप फूल याद कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं है तो फूलों का राजा कौन सा है, तो कमल है, तो गार्डन का राजा कौन सा है, कमल है। फिर यहाँ पे है राष्ट्रीय पक्षी, तो मोर जो है ना ये काफी खूबसूरत है, लेकिन इसका जो पैर है वो उतना ही बदसूरत है। तो इसका जो पाँव है, पाँव मतलब पैर, ये इस पे सब हंसते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय पशु जो है ये बाघ है। बाघ मतलब क्या, तो लायन मतलब क्या, बाघ। तो लिन्यास जो है ये इस तरीके से, टाइगर मतलब बाघ और लायन मतलब शेर, सॉरी, तो टाइग्रिस जो है ये टाइगर मतलब बाघ। आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब आम है तो मैंगो मैग्निफेरा, और राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद, ये फाइकस बेंथालेसिस। अब बरगद का जो पेड़ है आपने देखा होगा कि इसकी पूजा की जाती है, और वो राउंड जो हाथ में हम बांधते हैं रक्षा सूत्र, उसको बांधा जाता है। तो बेंथालेसिस बांधा जाता है, क्या बांधा जाता है, लैस बांधा जाता है बरगद के पेड़ में। इस तरीके से आपको वो सारी चीजें रिलेट करके याद रखनी है। एंड इसी तरीके से शॉर्टकट ट्रिक के साथ मैंने ये वीडियो भी कवर किया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये डॉल्फिन है, और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बिहार में। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बिहार का हमने काफी सारा चीज कंप्लीट कर रखा है। अब राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखने वाले हैं वैट के बारे में, बजट के बारे में। तो बजट शब्द जो है ना ये फ्रेंच शब्द है, राइट, इतना ही याद रखना है। जिसका मतलब क्या है, तो ये क्या है, चमड़े का थैला। फिर यहाँ पे 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था, कहाँ में, फ्रांस में, और आय और व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। इंग्लैंड में बजट का प्रारंभ माना जाता है। इन शॉर्ट में ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ। और भारत में बजट पद्धति का संस्थापक और जन्मदाता जो है ये जेम्स विल्सन को कहा जाता है। बजट जो है ये हमेशा लोकसभा में पेश की जाती है, और सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय को होता है। और भारत का वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया एक वर्ष समिति की सिफारिश पर, और 1924 से 25 में किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1946 ईस्वी को पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था, ये कभी 1924-25 में। तो रेल बजट को सामान्य बजट से फिर ऐड कभी कर दिया गया, ये भी तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। तो यहाँ पे रेल बजट को 21 सितंबर 2016 से 21 सितंबर 2016 से फिर से ऐड कर दिया गया सामान्य बजट के साथ। फिर हमने कहाँ तक देख लिया, हाँ, जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ। किसने सबसे पहले पेश किया और कब किया, तो 1950 में जॉन मथाई ने, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 टाइम्स बजट को पेश किया। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। और आउटकम बजट जो है ये पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अब ऑप्शन में आपको क्या दिया रहेगा, शून्य बजट का आधारित है, पिछले साल का भी
इनकम था, एक्सपेंडिचर था, वो सब बराबर हो गया। तो क्या हो गया, इस बार पिछली बार का बजट जो है वो शून्य हो गया। ये ऑप्शंस इस तरीके से आपके प्रिपेयर किए जाते हैं। तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करने को क्या कहा जाता है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी के टाइम में 1987-88 में पेश किया गया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा जो है ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। तो 110 किससे रिलेटेड है भाई, 110 है मनी बिल से रिलेटेड। 111 किससे रिलेटेड है, तो 111 किससे रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पॉलिटी में हम ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। भारत में वैल्यू एडेड टैक्स अप्रत्यक्ष कर की प्रस्तुति जो है ये 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। लक्ष्मीकांत बुक मत समझ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध बिक्री कर, व्यापार कर से है और विश्व में वैल्यू एडेड टैक्स को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश जो है ये फ्रांस था 1954 में ही। ठीक है। लास्ट जो हम देखने वाले हैं ये भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। और वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये हरियाणा है और अंतिम कौन सा है, तो ये यूपी है। भारत में सेवा कर 1994 से 1995 में प्रारंभ हुआ और मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर जो है वो 1 अप्रैल 2000 से सेन वैट के नाम से जाना जाता है। अब मोड वैट को सेन वैट के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध उत्पादन शुल्क कर से है, उत्पाद शुल्क कर से है। राइट। कर ढांचों में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चिलैया कमेटी का गठन किया गया था। जितनी भी कमिटीज हैं 50 प्लस कमिटीज हम जरूर देख के जाएंगे एग्जाम से पहले, क्योंकि आपके बीएसएससी के एग्जाम में मैंने ये नोटिस किया है कि जो झील है, पर्वत है, कमिटीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक एक तो रहते ही हैं। किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस रहते हैं और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपको जीके पार्ट में बनने वाला है, ये सब एक सेपरेट वीडियो में मैंने कंप्लीट कर रखा है, वहां से जाके आप उसको रिवाइज कर लेंगे। फिर यहाँ पे जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था, जिसकी वर्तमान दरें 5%, 12%, 18% और 28% है। ओके, ये 2 पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट है हिंदी भाषा का ज्ञान। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की भाषा जो है ये हिंदी होगी और लिपि जो है ये देवनागरी। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया ना, अभी आपको याद ही होगा। 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त की गई थी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है ये हिंदी और दूसरा कौन सा है, बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ग्राफ ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है क्योंकि इसकी राइटिंग ही कुछ ऐसी होती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और संविधान के 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि 14 मूल भाषाएं हैं। राइट, ये भी आपको याद रखना है। ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर रखा है, कब कब किस भाषा को शामिल किया गया, टोटल कितनी भाषाएं हैं, ये सारी चीजें हमने पॉलिटी वाले वीडियोस में कंप्लीट कर रखी हैं। राजभाषा आयोग का गठन जो है ये 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को तथा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में
राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त है, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है, मैथिली तुलसी और मीरा महादेवी, इस तरीके से आप रिलेट करके इसको याद कर लेंगे। उसके बाद भारतीय आत्मा के रूप में माखन लाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। तो भारतीय आत्मा, अब जो है भारतीय आत्मा मतलब आप कृष्ण से ऐड कर लीजिए, वासुदेव से ऐड कर लीजिए, तो कौन? माखन लाल चतुर्वेदी। संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है पाणिनि को, और विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं महाकवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है ये पृथ्वीराज रासो है, और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। हिंदी भाषा जो है ये इंडो यूरोपियन से संबंधित है, और कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो है ये सुकुमार कवि कहे जाते हैं, और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है ये सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट है, जो कि 1792 में है, ये हुआ था। और भारत की आइंस्टीन नागार्जुन को, भारत का आइंस्टीन जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है नागार्जुन को, तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। राधे लाल द्विवेदी जो है ये हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता हैं, और प्रथम हिंदू विधि निर्माता जो थे ये थे मनु। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 में की थी। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस आपने कर लिए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन जो है ये भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था, नागपुर में। विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य है। कहाँ पे? तो वेटिकन सिटी में। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे सभी भाषाएं जो है वो मान्य है, तो कहाँ है? ये है वेटिकन सिटी में। नेक्स्ट है भारत में परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग। अब ये सारी चीजें हमें देखनी है, और इसके बाद का जो पेज है उसमें है भारत में संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग और फिल्म जगत। तो मेरे हिसाब से पहले मुझे जो कंप्लीट करना चाहिए वो कंप्लीट करना चाहिए, जस्ट अ मिनट, मुझे कंप्लीट करना चाहिए भारतीय बैंकिंग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक जो है ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि 1770 ईस्वी में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और सीमित देयरा के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक जो है, सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक जो है ये अवध कॉमर्शियल बैंक है, जो कि 1881 में किया गया था। और पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक, ये कितनी बार पूछा गया है, 1894 में स्थापित पहला भारत का बैंक जो है ये पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसकी स्थापना जो है वो आरबीआई एक्ट 1935 नहीं, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है और काफी सारे स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है ये आरबीआई बैंक है, जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और जिसका अधिकृत पूंजी जो था उस वक्त स्टैब्लिशमेंट के टाइम में वो कितना था, तो वो था 5 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है,
ठीक है। स्टैब्लिशमेंट कभी हुआ था वो हमने देख लिया। राष्ट्रीयकरण कभी हुआ था, नेशनलाइजेशन कभी हुआ था, ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भी रिजर्व बैंक को ही कहा जाता है, जिसका वित्तीय वर्ष जो है वो 1 जुलाई से 30 जून होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे तथा भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख जो है तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर जो है ये केजी उदेशी जो प्रथम डिप्टी गवर्नर थी। अब यहाँ पे एक चीज आप और रिवाइज कर लीजिए कि अभी जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो कौन है। तो अभी के जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो है शक्तिकांत दास। और ये हमने देख लिया, राइट, यहाँ तक हमने देख लिया। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना जो है ये 1931 से हुई थी, 31 ईस्वी में हुई थी। और 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना ये तो पता है कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर हुई थी, लेकिन कितनी बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया गया है कि वो बैंक कौन कौन से थे, तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे कि बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को बैंक ऑफ बंगाल में विलय कर दिया गया था और फिर इन तीनों को मिलाकर बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 27 जनवरी 1921 में हुआ था। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने की थी। तो ये कमेटी जो रिलेटेड है ये आप याद रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भी जो है वो कौन है, भारतीय स्टेट बैंक, दैट इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 19 जुलाई 1969 का पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों में जिनकी जमाएं जो है वो 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 16 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए की से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था और इसकी संस्तुति जो की थी वो हजारी समिति ने की थी। किसने? हजारी समिति ने। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो 20 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था और 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया था। अब पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था, तो ये था यूटीआई बैंक, ओके, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक। देश में सर्वाधिक शाखाएं जो है ये एसबीआई की है और भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं जो है यूके में भारतीय बैंक की बैंक ऑफ बड़ौदा की है, ठीक है। और देश का पहला भारतीय महिला बैंक जो है उसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई थी। प्रथम प्रबंध निदेशक जो है ये उषा अनंत सुब्रमण्यम है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति जो है ये गोईपोड़िया समिति है। गोईपोड़िया समिति को किससे संबंधित है? संबंधित है ये सेवा सुधार से, राइट। मतलब आप जाते हो वापस आ जाते हो अपने पैरों से, तो जाओ और आओ, गोई मतलब गो। तो जो सेवा सुधार है ना, मतलब बार बार आपको जाना ना पड़े, उससे रिलेटेड संबंधित समिति कौन सी है, तो ये है गोईपोड़िया समिति। पहला म्यूचुअल फंड जो है ना ये US 64 है। कौन सा? US 64। अब US 64 क्या है पूछा जाए तो आप एक मिसाइल है और ये है वो है, आप मत सोचिएगा ये क्या है। सबसे पहला जो है आपका क्या है, आपका म्यूचुअल फंड है US 64। उसके बाद
जो हमने बैंकिंग जो देखा है वो तो देख ही लिया है। इकोनॉमिक्स में जो भी बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग टर्म्स है वो हम रिवाइज कर लेंगे। अब हम देखते हैं भारत में परिवहन से रिलेटेड और भारतीय प्रतिरक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। केंद्रीय सड़क निधि का गठन जो है ये 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन का ये किया गया था 1960 में। भारतीय पर्यटन विकास निगम जो है ITDC का गठन अक्टूबर 1966 में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई जो है 52.32 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और ये अभी काफी बढ़ भी चुके हैं, जिनकी संख्या 1 से 235 तथा लंबाई 1,04,75 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? 7 तथा सबसे छोटा कौन सा है? 47A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है, जिसे शेर शाह ने बनवाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ग्रांड ट्रंक रोड जो है वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली एवं अंबाला से होकर गुजरती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सड़कों की लंबाई ज्यादा है महाराष्ट्र में और सड़कों की न्यूनतम लंबाई जो है ये सिक्किम में है। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। फिर भी वहां की सड़क काफी खराब है। ठीक है। फिर बात आती है सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल। और न्यूनतम घनत्व वाला राज्य है, सड़क घनत्व वाला राज्य, जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य ओडिशा है और रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी से के बीच हुई थी और वायु दूत की स्थापना जो है ये 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1992 से 93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। एयर इंडिया की स्थापना जो है ये 1953 में हुई थी और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुई थी। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित हुई थी। ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण जो है इसका गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। विश्व का बड़ा यात्री विमान एयरबेस जो है वो क्या है? ये A330 है। इस तरीके का एक छोटा मोटा टर्म दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किससे रिलेटेड है। ये कोई खाद्य से रिलेटेड है, ये कोई परमाणु है, ये कोई वॉरशिप है, क्या है वो पूछा जाता है। तो ये क्या है? यात्री विमान जो है एयरबेस है। विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबेस जो है वो A380 है। कोच्चि नेंदु बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है और भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। भारतीय जहाज रानी को बेड़े की दृष्टि से विश्व में स्थान 17वां एवं एशिया में दूसरा दिया गया है। भारत में 13 बड़े तथा 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई में है। मुंबई में नन्हा शेवा जवाहर नेहरू बंदरगाह देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है। कांडला जो है वो गुजरात का एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? तो ये जो ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, उसको घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह जो है ये चेन्नई है और मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक है। पहला रसायन बंदरगाह जो है ये दाहेज गुजरात का है और देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है और देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह जो है ये कामराज है। पुराना नाम जो है एन्नौर है जो कि चेन्नई में स्थित है। तो ये हमने देख लिया भारत में परिवहन से रिलेटेड जो पॉइंट्स इसमें दिए गए थे इस बुक के, वो हमने
इसमें रिवाइज किया है। अब आ जाते हैं भारतीय प्रतिरक्षक पर। तो भारतीय प्रतिरक्षक में क्या है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। जल सेना, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। और भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो है ये बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी जो कि पुणे है, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ जो है थल सेनापति, वो कौन थे, वो थे KM करियप्पा। फिर ये है प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह थे। और भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना चौथी बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है उसका हेडक्वार्टर खड़गवासला में, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, और भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी जो है ये देहरादून में है तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचिन में है, राइट। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। थल सेना को 7 में और नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिण कोच्चि, पूर्वी विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी मुंबई है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बात आती है यहाँ पे नौसेना के बाद भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष जो है वाइस एडमिरल RD कटारी, जो कि 1958 में बने थे। भारतीय वायुसेना की शुरुआत कभी हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी, जो 7 कमांड में बटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होता है। और प्रथम एयर चीफ एडमिरल जो थे ये कौन थे, तो ये थे थॉमस एमहर्स्ट, राइट। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो थे वो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे, 1954 में बनाए गए थे। और वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है, नभ्रः प्रिशम सप्रिष्म दीप्तम तथा नौसेना का है शम नो वरुण, राइट। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ना SSC, CGL और रेलवे में काफी पूछे जाते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ये परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिनको नवंबर 1947 में मिला था। परमवीर चक्र से याद आया, अभी जो रिसेंटली जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं उसका एक सेपरेट वीडियो हम करंट अफेयर्स वाले पार्ट में कवर करेंगे। और फिलहाल अगर आपको डिले हो रहा है तो आप इसको किसी भी करंट अफेयर्स के बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। 3 सेनाओं का प्रमुख जो होता है ये प्रेसिडेंट होते हैं। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायु सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS शाल्की है तथा स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। और भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र जो है वो नाग है। प्रथम विमान वाहक युद्धपोत जो है ये INS विक्रांत है। और भारत में बनने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत जो है वो कौन सा है, वो है INS नीलगिरी। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मेरीन था, जिसको अब चेंज करके भारतीय वायुसेना और भारतीय थल नौसेना किया गया है। तो ये पेज भी हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट है हमारा भारत में संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग और फिल्मी जगत। उसके बाद हमें देखना है भारत में शिक्षा का विकास, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से भी मैच करेगा। नोबेल पुरस्कार पहले किसको मिला, किस फील्ड में पहले मिला, किस स्टेट को मिला, वो सारी चीजें हम देख लेंगे। लेडीज में, मेल में किसको मिला, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो सबसे पहले हम ये दोनों देखेंगे क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं गाइज।
अब जो पेज है पेज नंबर 9, इसमें हमें देखना है भारत में संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग और फिल्म जगत। आई थिंक मुझे इस पेज से पहले पेज नंबर 10 कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 10, जिसमें भारत में शिक्षा का विकास और नोबेल पुरस्कार जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं, और साथ ही साथ गवर्नर एंड गवर्नर जनरल और वाइसराय से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। गाइस कुछ ही मिनट में मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, क्योंकि दिवाली का टाइम है और नीचे से साउंड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और मेरा जो मतलब जो भी मैं वीडियोस अब शूट करूँगी, अब नीचे में क्या सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं और क्रैकर्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक मुझे भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है कि मैं इस साउंड पे वीडियो बनाऊं, और जो भी फिर क्वालिटी होगी साउंड की वो काफ़ी पुअर हो जाएगी। तो फटाफट हम ये 2 पेज कंप्लीट करके यहीं पे रहने देते हैं। थर्ड पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, सुबह से ही वीडियो में स्टार्ट कर लूँगी। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, और भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है ये 1968 में की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है ये चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी को जारी किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात जो है ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड मैकाले ने, और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण 1835 में जारी किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी तथा सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और कितनी बार हिस्ट्री में पूछा जा चुका है। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था, और देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है। उसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुई थी, राइट। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, जिसका मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है UGC की स्थापना 1956 में हुई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 को हुई, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव जो है वो कोठारी आयोग ने दिया था, और अभी भी चेंज हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जो है ये शिक्षा से रिलेटेड है, जो कि 1987-88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है, और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया था। आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948-49 ईस्वी में किया था। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में की गई थी, और भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कोलकाता में 1800 में की गई थी, और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना मोहम्मद अली जौहर ने 1920 में की थी, राइट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 1920 में क्या था, आप मुझे बताइए किस चीज से रिलेटेड था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था जो है 1793 में किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जितने भी वो परमानेंट सेटलमेंट है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो या फिर रैयत वाड़ी व्यवस्था, कुछ भी हो, ये सारी चीजें हमने जो भी
लैंड डेवलपमेंट जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बना रखी हैं, 2-2 3-3 मिनट की वीडियो है। कब सबसे पहले हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, क्या खत्म किया गया, रेट क्या था, जो दर था निर्धारण किया गया था वो क्या था, वो सारी चीजें हमने उसमें कवर करी हैं। वो 3 वीडियो से 1-2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। रेलवे बोर्ड का गठन जो हुआ था 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही, और प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, इसलिए फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है किसको? लॉर्ड डलहौजी को। पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी लॉर्ड लिथुगो के समय में, और कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था 1946 में, मार्च 1946 में लॉर्ड वेवेल के समय में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसकी स्थापना 1800 में, और कोलकाता के संस्थापक जो थे ये लॉर्ड वेलेस्ली थे। अस्थाई बंदोबस्त जो है परमानेंट सेटलमेंट, इसकी पद्धति लागू जो हुई थी ये 1793 ईस्वी के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और सती प्रथा 1829 तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन लगा दिया। किस पे बैन लगा दिया? तो सती प्रथा पे और ठगी प्रथा पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है वो 1881 पारित करवाया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन जो है वो 1765 ईस्वी में, इसकी स्थापना जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। बड़ा चालाक था, बड़ा क्लाइव था, इसलिए ड्यूअल गवर्नमेंट लागू कर दिया। और संविधान सभा की बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था, और कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना चंपारण सत्याग्रह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, और सहायक संधि जो है 1798 का इसकी पद्धति शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब देखना है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। आपको नहीं लगता कि आपने अगर वायसराय गवर्नर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है और इसको भी आप देख के चले जाते हैं कि चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके वहां पे लड़ जाए। महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित हुई थी जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पे बात की जाए, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। सारा का सारा अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट हम एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। किस रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में कौन था, क्या हुआ, कि उस दौरान क्या क्या चेंजेस हुई, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर जो है ये लॉर्ड लिटन का हमने देख लिया है। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। और खुद को बंगाल का शेर कौन समझता था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली समझता था खुद को बंगाल का शेर। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी 1882 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में 1906 में।
लॉर्ड लिनलिथगो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जब हुआ था तो वो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था 1939 में। और कांग्रेस के जन्मदाता कौन है, तो लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस का जन्म हुआ था और इसके जन्मदाता कौन है, तो A.O. ह्यूम है। राइट, ये सारी चीजें हमने देख ली। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन, तो लिटन। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म किसने किया, तो रिपन। ये दोनों चीज भी आप साथ ही साथ नोट डाउन कर लेंगे। अब नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो हम देखने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के प्रख्यात रसायनविद एल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड 1833-96 के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दी जाती है। ठीक है, एल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार शुरुआत जो है 1901 में का वितरण 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे में होता है। और साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। सारा का सारा नोबेल पुरस्कार हमने कवर कर रखा है, वीडियो देख लेंगे आप। अर्थशास्त्र के लिए ये भी शॉर्टकट ट्रिक के साथ नाम आपको कैसे याद रखना है उन सब सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडन बैंक स्वेरिजेस रिस्क बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया था और 1969 में पहली बार रांगर फिश जो नॉर्वे के हैं एवं जैन टीन बर्जिन जो हॉलैंड के हैं उनको दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स में कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो भौतिकी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो कौन प्रदान करती है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर जो है ये साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान करती है और बैंक ऑफ स्वीडन जो है ये अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग जो है वो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो ये कौन किसके लिए करता है इसका आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए यहीं पे। फिर कारोलिंस्का जो है चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान तथा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। पहले भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में जो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो है ना ये मदर टेरेसा थी जिन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। दिन रात पेपर में मर्डर पढ़ते पढ़ते ना वो मदर को भी मर्डर पढ़ने की आदत हो गई है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, लिटरली सॉरी फॉर दैट। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर जो हैं वो अब्दुल कलाम थे और विश्व में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे जिनको 1930 में मिला था। नोबेल पुरस्कार 2014 के तहत 1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 6.29 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 में और 1942 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1940 से 1942 के बीच में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी, मैडम क्यूरी। 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के हेतु उनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार के लिए किस एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते, तो यहाँ पे है कि नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में भी 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। तो कितने से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते, कितने, 3 से ज्यादा। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्ति को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है और 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
राइट। किसी को भी नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब से नहीं दिया जाएगा, तो 1974 में ये नियम बना। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई है, जिनको 17 इयर्स में 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये टोटल 10 पेजेस हमने देखे हैं, जिसमें से एक पेज हमने मिस किया है गाइस। वो एक पेज जो है वो मैं आपको जस्ट अ मिनट, मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक साउंड नहीं आ रहा है तब तक मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, और जब साउंड एक्सेस होने वाला रहेगा तो मैं फिर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, मैं भी कुछ बोल नहीं पाती हूँ। और मेरी एक आदत है कि अगर मैं बोल रही हूँ और पीछे से कुछ सॉन्ग चल रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है तो मुंह से वही निकलने लगता है। तो पता चला कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ और सॉन्ग्स में गा रही हूँ, तो उससे बेटर है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करूँ। यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में संचार व्यवस्था, रेडियो का प्रसारण जो है ये 1927 में आरंभ हुआ था, और भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन जो है ये 1936 में, और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। ठीक है, 1936 ऑल इंडिया रेडियो का गठन और 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा जो है, संचार सेवा जिसको कहते हैं, 1837 से प्रारंभ हुआ था, और भारत का पहला डाक टिकट जो है वो कराची में 1852 में जारी हुआ था, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट जो है वो 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना जो है 1854 में हुई थी, और मनी ऑर्डर सेवा जो है ना 1880 से स्टार्ट किया गया था। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा जो है ये 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी, और भारत में डाक जोनों की संख्या जो है ये टोटल 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 से प्रारंभ हुआ था, और स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है 1986 में। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 से प्रारंभ हुआ था, और रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। भारत में प्रथम डाकघर जो है ये 1727 में ही कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। ये आप यहाँ पे याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू किया गया था, और टेलीफोन सेवा का आरंभ जो है वो 1881 से 82 में कोलकाता में हुआ था। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिता जो है वो प्रतिमा पूरी थी, और उसके बाद प्रसार भारती का गठन जो है ये 1997 में हुआ था। थोड़ा फास्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा डर लग रहा है कि कहीं पीछे से बैकग्राउंड नॉइस ना स्टार्ट हो जाए। जितने जल्दी इसको हम कंप्लीट कर लें। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट जो है ये कोलकाता से 29 जनवरी और 1780 में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे JK हिक्की। भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे? JK हिक्की। हिंदी में प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो है इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू किया गया था, और भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत जो है ये 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में हुई थी। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 1982 क्या था, दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था, और डायरेक्ट टू होम DTH जो है डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 से। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 से, और MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 से। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 से,
और सेलुलर फोन की सेवा जो है 1995 में। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुआ था। और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जो एमएनपी है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई थी, जिसे सर्वप्रथम 25 नवंबर 2010 को हरियाणा में शुरू की गई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जो है ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। तो ये हमने देख लिया भारत में संचार व्यवस्था। अभी हम देखने वाले हैं भारत में उद्योग जगत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पॉइंट्स इनफैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। अभी मैं सेफ जोन में हूँ, वॉइस इतनी ज्यादा नहीं है तो मैं वीडियो कंप्लीट कर सकती हूँ। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वो 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। और बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना जो है टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी घाटी में किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिला में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। ठीक है, फिर है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई। भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956-61 में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 ईस्वी में तत्कालीन बिहार अब झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना जो है 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में खुला था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना 1973 में। और भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लाया गया, जो कि असफल रहा था, सफल नहीं। सर्वाधिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना जो है ये सिंदरी झारखंड में है 1951 में, जिसकी शुरुआत हुई थी। फिर है नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग अर्थात कपड़ा उद्योग है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की बेंगलोर इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 में कहाँ की गई थी? बेंगलोर में की गई थी। कपास को सफेद सोना कहा जाता है और जूट को सोने का रेशा गोल्ड फाइबर कहा जाता है। किसको? जूट को। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी में हुई थी। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र जो है ये सिंदरी में है। तो गाइज आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि जो बैकग्राउंड नॉइज है वो काफी ज्यादा है। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे और आप बार बार इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर ये 20-40 पेज आप पढ़ के जाते हैं और यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन भी मिस हो। तो जरूर इसको रिवाइज करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक साथ कंप्लीट कर लूंगी। 10 पेजेस और हैं और पार्ट 3 में मैं इस सारे पेजेस को कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद स्पीडी का सिर्फ बॉक्स वाला पार्ट बाकी रह जाएगा, जो कि हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।